मल्टीकल्चरलिज्म एक मॉडर्न सब्जेक्ट है, टॉपिक है। जैसे डेमोक्रेसी मॉडर्न मतलब रिसेंट में इंट्रोड्यूस हुआ है, कुछ 100-200 ईयर्स से स्टार्ट हुआ था इसका इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न वर्ल्ड। और वेस्टर्न वर्ल्ड ने सोचा कि अगर हमें अपनी कंट्री को आगे ले जाना है या फिर उसको ग्लोबल स्टेज में आगे रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने सिटीजन्स को एक वाइड एक्सपोजर देना पड़ेगा, जहां पास उसे सारे कल्चर, सारी एथनिसिटी और नेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, उनको मालूम, उनको दूसरों की पर्सपेक्टिव से चीजें समझ में आए। अपना पर्सपेक्टिव तो ठीक है, आपको वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव भी मालूम चलेगा और एक ग्लोबल एनवायरनमेंट आपकी खुद की कंट्री में देने का ये एक कोशिश थी। और ये गलत नहीं है, क्योंकि अगर दुनिया में इतने वॉर हो रहे हैं क्योंकि हम एक दूसरे का पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे हैं, राइट। हमारा पॉइंट हम अपने हिसाब से दिखते हैं और हम दूसरे की बात को ज्यादा समझ नहीं पाते। और अगर आप इंडियन सोसाइटी में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं हम एक रिजर्व हो जाते हैं अपनी नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इसमें हम डिवाइड हो जाते हैं और हम उसी सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं जहां हमारे लोग हों। और उस वजह से हमें दूसरे का पर्सपेक्टिव कभी मालूम पड़ता ही नहीं है और हम हमेशा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया को देखते हैं। और वहीं पर ये सारे कंट्रोवर्सीज या जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ये इसका ओरिजिन ये है। और इसी को हटाने के लिए एक गुड इंटेंशन के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड ने बोला कि अलग अलग एथनिसिटी या फिर अलग अलग कंट्रीज या नेशनलिटी के लोग अगर साथ में रहेंगे तो एक बेटर सोसाइटी बनेगी, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। पॉइंट ये आता है कि क्या ये नेशनलिज्म के लिए अच्छा है? जब मैं बोलता हूं नेशनलिज्म के लिए, कि आपको फील हो कि मैं इस नेशन से बिलोंग करता हूं। एक जो फ्रेंच पर्सन होगा, उसको फ्रेंच नेशनलिटी पर जो प्राउड होगा, या फिर उसको फ्रांस के लिए जो उसका इमोशन होगा, एक इमाइग्रेंट जो मिडिल ईस्ट से आया है उसको शायद वैसा फील ना हो, उसको अपनी कंट्री के लिए वो फील होगा। तो कल के दिन अगर फ्रांस और मिडिल ईस्ट में लड़ाई होती है तो आपको क्या लगता है, जो इमाइग्रेंट्स हैं, जो मिडिल ईस्ट की इमाइग्रेंट्स हैं, उनका लॉयल्टी किस ओर रहेगी? मैं कोई जजमेंट नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये बोल रहा हूं कि कहीं ना कहीं जो नेशनलिज्म है उसमें ब्लड लाइन का होना सेम होना जरूरी है, कॉमन एंसेस्ट्री का होना सेम जरूरी है, कॉमन हिस्ट्री होना बहुत सेम जरूरी है। तो तभी आपके जो इमोशंस होंगे वो भी सेम होंगे। जब आपका कल्चर, जब आप एक दूसरे को अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशंस से आइडेंटिफाई कर सको, और वो एक कंफर्ट भी देता है। और यही रोमांटिसिज्म बोलते थे, उनका एक मिस्टिक नेशनलिज्म है, जहां वो बोलते थे कि अगर आपका कॉमन एंसेस्ट्री नहीं हो, ब्लड लाइन सेम ना हो, कॉमन हिस्ट्री नहीं है, तो आपको नेशनलिज्म वाली फीलिंग कभी नहीं आएगी, और वो सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जब वर्ल्ड ग्लोबल होता है, आप बहुत सारे लोगों को लाते हो तो सब अपने अपने बारे में सोचने लगते हैं, आप कंट्री को पहले नहीं रखते हो, क्योंकि आपके लिए कंट्री मात्र एक जगह है जहां आपने टेम्पररी अपनी जगह ली है, अपनी लाइफ को बिताने का डिसीजन लिया है। कल के दिन आप मूव होकर कहीं और कंट्री में भी जा सकते हो। तो जो नेशनलिज्म है, जो वो फील होती कि वी बिलोंग टू दिस कंट्री, वो फील नहीं आएगा आपको, ठीक है। और ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, और रोमांटिसिज्म या रोमांटिक्स ने ये प्रॉब्लम को काफी पहले भांप लिया था। और आज की सोसाइटी में अगर आप मेरा पॉइंट लें तो मेरे को भी फील होता है कि आप कभी भी ट्रू सेंस में उस कंट्री को अपना नहीं मान सकते। अगर आप फर्स्ट जनरेशन इमाइग्रेंट्स हो, सेकेंड जनरेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत फील आए, थर्ड जनरेशन से हो सकता है कि पूरी तरीके से लोग अडॉप्ट हो जाए, बट कहीं ना कहीं वो डिवीजन आपको दिखेगा। तो मैंने कई अपने इंडियन अमेरिकन जो मेरे फ्रेंड्स उनसे मैं बात करता हूं, और उनकी थर्ड जनरेशन तक जो पहुंच चुके हैं, मतलब फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, बट अभी भी उनमें वो जो कंफर्ट, उनको अभी भी जो व्हाइट अमेरिकन हैं, ब्लैक अमेरिकन हैं, एशियन अमेरिकन हैं, लाइक इंडियन अमेरिकन, चाइनीज अमेरिकन, जब मैं अमेरिका में था तो मैंने देखा इनके सबके अपने अपने ग्रुप हैं, ये आपस में बहुत ज्यादा एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो डिवीजन, जो पॉइंट था ग्लोबलाइजेशन का या मल्टीकल्चरलिज्म का, वो लॉस हो गया, क्योंकि पॉइंट ये था कि आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करके एक दूसरे को समझें। लेकिन आपने सोसाइटी को फर्दर डिवाइड कर दिया कि अभी हमारा ये ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, ये हैं, ये हैं, और उसके साइड इफेक्ट अब दिखने भी लगे हैं। क्योंकि इसकी जो शुरुआत हुई थी, मान लीजिए 50-60 साल पहले हुई थी, अब उसका जो फ्रूट है, जो पेड़ लगा था वो 50-60 साल पहले लगा था बीज, अब उसके फ्रूट्स आ रहे हैं। तो आपको दिख रहा है कि कैसे ये सोसाइटी को डिवाइड ज्यादा कर रहा है, ये कैसे सोसाइटी में जो अनरेस्ट है, इनसिक्योरिटी है, उसको ज्यादा
प्रमोट कर रहा है, बजाय इसके कि लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तो ये मेरा टेक है मल्टीकल्चरलिज्म पर। रोमांटिसिज्म, जब मैं आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो हमने बात की थी मिस्टिक नेशनलिज्म से, और मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ इस चीज़ पर। और आज के टाइम में जब आप कंट्रीज के बीच में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हो, कोई भी कंट्री सिविल वार अफोर्ड नहीं कर सकती। सिविल वार इन द सेंस कंट्री के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बहुत सारे, उसको अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि आपको जो आइडिया ऑफ नेशन है वो है कि जो नेशन का डिसीजन है वो आपका डिसीजन है। लेकिन अगर विद इन दी कंट्री अगर बहुत सारे डिविजन्स होंगे तो ये कंट्री के लिए ठीक नहीं। ये मेरा ओपिनियन है, आपके ओपिनियन दूसरे हो सकते हैं, और मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूंगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।